हेलो फ्रेंड्स, आपका रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में स्वागत है। मैं यहाँ आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ाऊंगी पेपर 1 सीटेट की। प्रश्न नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो मतलब ये है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए कि बच्चों को हम किस भाषा के अंदर शिक्षा दें, ज्ञान दें। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 उर्दू होना चाहिए। ऑप्शन 3 बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चों की मातृभाषा किसे बोलते हैं? बच्चों की मातृभाषा उसे बोलते हैं जो बच्चे के घर के अंदर बोली जाती है, जिनके माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं, या फिर उसके परिवेश के अंदर जो भाषा बोली जाती है, उसके समाज के अंदर जिसमें वो रहता है जो भाषा बोलते हैं, वो उसकी मातृभाषा होती है। एक बच्चा जो गुजराती होता है वो गुजराती ही बोलेगा क्योंकि उसकी वो वहाँ की मातृभाषा है। ऑप्शन 4 हिंदी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की ना जो शिक्षा है वो है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2, बच्चे प्रारंभ से ही, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे जो प्रारंभ से मतलब शुरू से स्कूल से पहले जब वो आते हैं तो उनके पास कितनी भाषाएं होती है। ऑप्शन 1 द्विभाषिक होते हैं। द्विभाषिक का मतलब होता है उसके पास 2 भाषाएं हैं। फिर ऑप्शन नंबर 2 बहुभाषिक होते हैं। बहुभाषिक का मतलब होता है उनके पास बहुत सारी भाषाएं होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो ना अपने आप में ही आपस में ना मतलब बातचीत खुद ही करते रहते हैं। बच्चे खुद ही वर्ड्स बोलते रहते हैं। जब बोलते हैं कि बच्चे के पास पता नहीं ये इसकी एक अलग ही भाषा है, तो क्या उनके पास बहुत से शब्द होते हैं, बहुत सी भाषा होती है उनके पास। ऑप्शन नंबर 3 भाषा में कमजोर होते हैं। क्या वो बच्चे बच्चे भाषा के अंदर कमजोर होते हैं? ऑप्शन नंबर चौथा एक भाषिक होती है। क्या उनके पास एक भाषा होती है? नहीं, बच्चे के पास जो होते हैं, इसका ऑप्शन जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्यों? बच्चे के पास ना बहुभाषिक होता है, उसके पास ना बहुत सारी भाषाएं होती है। बट जब वो उसके पास जो सही भाषा आती है जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, और जब उसके बाद उसको हम भाषा के रूप सिखाते हैं, भाषा शब्द अर्थ पूरा सिखाते हैं, तब वो बच्चा एक प्रॉपर भाषा बोलता है। तो क्या है, बच्चे स्कूल प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? इसका मतलब क्या है, जब हम प्राथमिक प्राइमरी के स्कूल के जब बच्चों की पाठ्य पुस्तक का जब ना पुस्तकों का जब निर्माण करते हैं, कि वो मतलब कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़ाई जाए कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे, कैसी उनकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, तो उस बिंदु पर जो है विशेष आप किस चीज़ों को देखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा के वह वैविध्य रूप पूर्ण रूप शामिल हो। वैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो। हिंदी भाषा के वैविध्य पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा के विभिन्न रूप हो उसके अंदर। जैसे बच्चों के ना हमने उसके अंदर कहानी भी है, रचनाएं भी हैं, मात्राएं भी हैं, स्वर भी है, व्यंजन भी है, छोटी ई बड़ी ई, ऊ की मात्रा, साउंड है बच्चे के अंदर, अंक है। तो उसमें क्या है, विविध रूप है हिंदी भाषा के। नंबर 2 उपदेशात्मक पाठ शामिल है। उपदेशात्मक पाठ किसे बोलते हैं? जिसमें केवल उपदेश दे रहे होते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे मेहनत करोगे तो आप सफल होंगे, या फिर ना इस कहानी से हमारे को ये मिलता है, या परिश्रम करने से हमारे को ये फल मिलता है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो यह केवल उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। ऑप्शन नंबर 3 है कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, या फिर कहानियां ही कहानियां हो बच्चों को, कि ऐसे जंगल में राजा रहता था वहां पर, या वहां पर चिड़िया की कहानियां, सिर्फ कहानियां ही कहानियां बच्चों की किताबों के अंदर हो। या ऑप्शन डी चौथा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, या फिर जो प्रसिद्ध जो लेखक होते हैं, जो मतलब जैसे जयशंकर है, महादेवी है, मतलब ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की ही सिर्फ ओनली रचनाएं शामिल हो। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा के विविध वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। मतलब क्योंकि हमें तो बच्चों को भाषा सिखानी है, तो भाषा कैसे सिखाओगे? उसके अंदर हिंदी के ना विभिन्न विभिन्न रूप हो, साउंड भी हो, मात्राएं भी हो, शब्द भी हो, शब्दकोश भी हो, और वर्ण व्यंजन भी हो, संधि भी हो, सब चीज़ें हो हिंदी भाषा के, तभी तो बच्चा पूर्ण रूप से सीखेगा। तो इसका सही आंसर जो है बिल्कुल 1 है। आपने हमेशा वही ऑप्शन लगाना है जिसके अंदर है ना पूरी भाषाओं को सबको पूरा एक कर दिया गया हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर पूछ रहा है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। मतलब जो पाठ के अंत के अंदर जो अभ्यास देते हैं हम, जब चैप्टर वो पढ़ा देते हैं बच्चे को, किताब का लेसन पढ़ाया तो उस पाठ पढ़ाया हमने, उसके पीछे का क्या होता है, अभ्यास और गतिविधियां दी जाती है। तो उसका उद्देश्य क्या है, वो हम क्यों देते हैं? वो ऑप्शन 1 बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधि बनाना। मतलब कि हम चाहते हैं कि बच्चे ना पाठ पढ़ाया हमने तो वो पीछे की गतिविधियां करे तो वो व्यस्त रहे, क्या हमारा उद्देश्य ये होता है? ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। या बच्चों को केवल हमने भाई पाठ पढ़ा दिया, पीछे की जो चीज़ें अभ्यास की चीज़ें बच्चा याद करे, केवल हमने याद करने की उसको सामग्री दे दी है हमने कि बस बच्चे को उस चीज़ को लर्न कर ले। ऑप्शन नंबर 3 गृह कार्य की सामग्री जुटाना। मतलब क्या है गृह कार्य के मतलब लेसन कक्षा के अंदर मैडम ने पढ़ा दिया
क्या है, जैसे आपने टीचर हो, एक आपने चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके बाद ये क्या है, बाकी सब बच्चे होमवर्क पे करके ले आना, या केवल हम इस उद्देश्य से मतलब पाठ के अभ्यास पीछे देते हैं। या प्रश्न नंबर चौथा जो वो है, ऑप्शन नंबर चौथा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अभिव्यक्ति के अवसर का देने का मतलब क्या है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देने का मतलब है, अब जैसे आपने कक्षा के अंदर बच्चों को पाठ पढ़ाया है, अब पाठ पढ़ा दिया आपने, उसको समझा दिया, इसके कितने पात्र थे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल स्टोरी बच्चों को सुना दी और पढ़ा दिया है। अब बच्चा क्या है, जो पीछे के अभ्यास है, जब बच्चा को आप वो चीज़ होमवर्क में देते हो तो बच्चे ने लेसन तो समझ लिया कक्षा के अंदर, आपने उसको समझा दिया है, अब वो जब वो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या था, ये मैडम ने हमारी ये बताया था, तो वो क्या है, उसको अभिव्यक्त करेगा, अपने आप से लिखेगा वो उसके प्रश्न उत्तर, तो उससे क्या होगा, बच्चे का विकास होगा, बच्चे का ब्रेन विकास होगा, बच्चे का ध्यान भी केंद्रित होगा, मैम ने क्या पढ़ाया था, तो इसमें क्या है, बहुत सी चीज़ें बच्चों के अंदर विकास होगी। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने का, वो यही है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलना चाहिए। इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा है बिल्कुल सही है कि यही होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होए। पांचवा, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। मतलब क्या है कि भाषा को अर्जित करने में, जब भाषा को सीखते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर एक, भाषा प्रयोगशाला का, कि जो भाषा की प्रयोगशाला होती है उसका महत्व है। या ऑप्शन नंबर दो, पाठ्य पुस्तक का, जो मतलब किताबें हैं, कि उसका महत्व है भाषा अर्जित करने में। या ऑप्शन तीन, समाज का, या समाज का कैसे, जब बच्चा भाषा कैसे सीखता है, समाज के अंदर रह के ही सीखता है, जब वो अपने घर परिवेश की सीखता है, समाज आसपास में जब वो रहता है उस समाज के अंदर से भाषा को अर्जित करता है, और सबसे नए नए शब्द सीखता है, जब समाज के अंदर रहता है, घर परिवार के अंदर नए नए वर्ड्स बोले जाते हैं, उन चीज़ों को सीखता है, समाज में रहता है उनसे सीखता है, रिश्तेदारों में जाता है उनसे सीखता है, तो वो अपने आसपास की जितनी भी जगह होती है वो जहाँ उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं, तो बच्चा वहाँ पर हर एक नई चीज़ें, नए शब्दों को सीखता है। तो सबसे ज़्यादा जो भाषा को जो अर्जित करता है वो समाज से करता है। चौथा ऑप्शन है भाषा कक्षा का, या फिर सिर्फ भाषा की कक्षा जो होती है उसी में ही वो सीखता है। लेकिन इसका जो सही जो बिल्कुल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा समाज में रहकर ही सीखता है और उसका विकास सबसे ज़्यादा समाज में रहकर ही होता है। प्रश्न नंबर 6, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक समावेशी कक्षा किसे बोलते हैं, समावेशी कक्षा उसे बोलते हैं जिसके अंदर सब तरीके के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स भी होते हैं, उसके अंदर बच्चे ना क्या कहते हैं, ये मेंटल रिटार्डेशन में भी होते हैं, और बच्चे कुछ अलग भाषाओं के भी होते हैं, कुछ बच्चे उसमें हैंडीकैप भी होते हैं, तो उसमें सब तरीके के बच्चे होते हैं। तो उसमें जो है सबसे अधिक हमें किस बिंदु में मेन ध्यान देना जब हम बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाएं, तो ऑप्शन नंबर एक है सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब क्या है, हम सभी बच्चों को एक समान गतिविधि कोई भी हम करवाएं तो हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा उस गतिविधि में शामिल हो। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों का विकास करना है। ऑप्शन नंबर दो, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। समान अपेक्षाएं मतलब कि हम अगर एक बच्चा मतलब कि ये कहते हैं कि 80% लाता है तो हम दूसरे बच्चे से भी यही अपेक्षाएं रखें कि तेरी भी 80% आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी भी बच्चे से अपेक्षाएं नहीं रख सकते। हम उस बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम उससे ना ये नहीं बोल सकते कि आप ना उससे अपेक्षा हम रखेंगे, क्योंकि कोई बच्चा लेखन कौशल में अच्छा होता है, कोई बच्चा ना क्या कहते हैं कि बोलने की उसकी बहुत अच्छी होती है कि वो बोल सकता होता है, कोई लिखने में है, कोई राइटिंग में है, कोई ना किसी भी चीज़ को समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई क्वेश्चंस का आंसर बताने में बहुत अच्छा। तो सबके अंदर क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उससे अपेक्षा ही नहीं रख सकते कि ये बच्चा अगर लेखन कौशल में है तो आप ये वाला बच्चा क्यों नहीं है। आप उसको बढ़ा सकते हो, आप उसकी सहायता कर सकते हो, आप उसको तरीके बता सकते हो, लेकिन आप उससे अपेक्षाएं नहीं करोगे इस चीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर तीन, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो इसका मतलब क्या है, दृश्य मतलब क्या होता है, देखने वाली चीज़ें, जैसे कि टेलीविजन होता है, स्लाइड शो होते हैं। श्रवण क्या होती है, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डेड होते हैं, ये सब होते हैं। अब इन सब चीज़ों का हम कक्षा के अंदर जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या है, हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा ऐसा ही चीज़ से अछूता नहीं रहेगा। क्यों? अगर हम कोई ब्लैक बोर्ड पर कोई स्लाइड शो, दृश्य सामग्री ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो उससे क्या है, हर एक बच्चे को चीज़ पता चलती है। कोई भी चाहे पीछे बैठा
हो, आगे हो, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस चीज़ को देख सकता है। तो क्या है, दृश्य समझ। और सुनने की क्या है, टेप को रिकॉर्ड करके हम बच्चों को सुना सकते हैं। जैसे स्कूलों में आजकल फिल्में दिखाई जाती है, छोटी छोटी स्लाइड शो दिखाई जाती है, बच्चों को कार्टून वेस के अंदर दिखाई जाती है। सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है कि बच्चा उस चीज़ में एक तो मनोरंजन प्राप्त करता है, प्लस क्या होता है उसमें उसको सीखने की ना इच्छा जागृत होती है, और ना उसके अंदर कलरफुल्स होते हैं, लाइट्स हुए होती है, तो बच्चा ना अच्छा सीखता है। तो इसमें इसका मतलब यही है कि बच्चे जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 है सभी बच्चों की समान रूप से ग्रह करें। यह सब बच्चों को हम समान रूप से, बस होमवर्क दे, बच्चे ने हमने पढ़ा दिया और ये जाके घर में जाके बच्चा काम कर ले। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चों की दृश्य और श्रव्य सामग्री का ही उपयोग करना एक समावेशी कक्षा के अंदर, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा अछूता नहीं रहेगा, सबको समान रूप से उपलब्ध होगा साधन। प्रश्न नंबर 7, इसका क्या है, भाषा में आंकलन की प्रक्रिया, मतलब भाषा का हम आंकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, कैसे करेंगे हम प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम हमें बच्चे की किसी की भाषा का पता करना है तो हम कैसे करेंगे। हम जब भाषा बच्चा सीखता है और सिखाते हैं, उस दौरान जब बच्चे कुछ शब्द बोलते हैं या सुनाता है या बताता है, तो क्या उससे आंकलन पता चलता है कि बच्चे ने इस चीज़ को कितना सीखा है, भाषा का ज्ञान उससे कितना हुआ है, वो कितना इस चीज़ को काम कर पा रहा है, और कितना सुन पा रहा है, और कितने चीज़ के अपने बारे में बता पा रहा है उस चीज़ के बारे में। तो क्या है, सीखने सिखाने के दौरान भी ये चलती है। ऑप्शन नंबर 2, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, मतलब केवल क्या, बच्चों का निष्पादन देखने के लिए बच्चे कितने जान रहे हैं चीज़ को, इसलिए होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होते हैं। शिक्षक का निष्पादन क्या है कि शिक्षक सही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा, क्या भाषा को में आंकलन हम सिर्फ इस प्रकार के करते हैं कि भाई वो शिक्षक का आंकलन जानने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होते हैं। या पाठ के अंत में जो दिए, जो हमने ना बच्चों को अभ्यास के लिए देते हैं कि चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद की जो अभ्यास होता है उससे हम बच्चों के आंकलन के माध्यम से देखते हैं कि बच्चे ने सही लिखा है नहीं लिखा है, या बच्चा किसको कितना समझा है। तो जो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक इसलिए ही सही है क्योंकि इसमें सीखते हुए बच्चा जब सीख रहा है, हम सिखा रहे हैं, तो इससे हमें एकदम प्रतिक्रिया पता चल रही है कि बच्चा कितना सीख रहा है, हमने जो बताया वो करा ही नहीं करा है, और ये कितना चीज़ को समझ रहा है। तो इसका ऑप्शन इसका 1 ही ठीक है बिल्कुल। 8, पढ़ाना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक है, मतलब जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसकी सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका, मतलब कौन सी भूमिका है जो सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, कि जब छोटे बच्चे को प्राइमरी होते हैं तो उसमें हम बाल साहित्य होते हैं, बाल साहित्य में क्या है, बाल साहित्य की ही कहानियाँ होती है, उसमें उनकी कविताएँ होती हैं, उसमें उनके छोटे छोटे से चुटकुले भी दिए होते हैं, तो वो कहते हैं बाल साहित्य होते हैं, केवल बाल रूप के होते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं। या दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की, यह केवल किताबों से ही, पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा परीक्षाओं की, या भाषा में कि ना बच्चों से परीक्षाएं लें तभी हम मतलब पढ़ाना सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है भाषा प्रयोगशाला की, या भाषा की प्रयोगशाला है कि में वो कैसे उपयोग कर रहा है या वो कर सकते हैं। इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है, बाल साहित्य की, क्योंकि बाल साहित्य बच्चों के लिए ही बने होते हैं, वो उन्हीं की ही किताबें होती हैं, तो उन्हीं के ही माध्यम से ही हम पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट से सुनता है, और जितना इंटरेस्ट से बच्चा पढ़ता है तो रोचक विषय होते हैं तो उसी को ही वो सीखता है। और तो हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को हमें सिर्फ सिखाना ही तो है, इसलिए। अब प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, मतलब प्राथमिक जो प्राइमरी में है, प्राइमरी स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हम क्यों, मतलब भाषा शिक्षण का उद्देश्य हम क्यों देना चाहते हैं, क्या कारण है। नंबर 1, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, क्या हम भाषा का प्रयोग करना इसलिए सिखाना चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ ओनली लिख सके और उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आए। या ऑप्शन 2, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। विभिन्न स्थितियों का मतलब क्या होता है, अब बच्चा है, अगर आपने बच्चे से कुछ पूछा है कि आप घर से मतलब लेट क्यों आए हो, तो उसको लेट का रीज़न बता सके। प्लस क्या है, अब बच्चा स्कूल घर में उसने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया है, या फिर ना वो प्लेग्राउंड में क्यों नहीं खेल रहा है, या फिर किसी क्वेश्चन का होमवर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, तो हर एक का एक रीज़न होगा, तो उसके बाद विभिन्न स्थितियाँ होगी। भाई हमें भाषा का इसलिए तो सिखाना है कि बच्चा जो है अपनी बात को रख सके, वो अपनी बात को बता सके, कि उसे किसी की सहायता लेनी नहीं पड़े, ना ही उसके पेरेंट्स से, ना किसी से, वो सिर्फ अपनी भाषा को बात को बता सके। तो मेन उद्देश्य यही है हमारे को, विभिन्न स्थितियाँ, जितनी भी स्थितियाँ उसके पास पड़ती है, वो अपनी भाव को या अपनी
बात को कह सके। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। क्या हमारा उद्देश्य यही है कि भाषा शिक्षण का सिर्फ व्याकरण को जान सके कि भाई ये संधि छेद है, ये उपसर्ग है, ये यहाँ पर है ना छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, या क्या सिर्फ हमें व्याकरण ही सिखाना है बच्चों को। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं। मतलब बच्चे मानक भाषा का मतलब क्या है कि ये बहुत आसान होती है, तो बच्चे ना बस इसका प्रयोग करना सीख जाते हैं जल्दी, इसलिए हम केवल भाषा का शिक्षण देते हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा जो उद्देश्य मेन यही है कि बच्चे जितनी भी परिस्थितियों में पढ़े तो वो अब उस स्थितियों को हैंडल कर सके, उन्हें मतलब देख सके, मतलब कि कैसे मैंने पढ़ाना है और है ना क्या कहती कैसे मुझे बताना है, और मेरे साथ अगर कोई परिस्थितियाँ हो जाती है तो मुझे अपनी बात को पूर्ण रूप से कह सकूं। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, क्योंकि आपको वही ऑप्शन टिक लगाना है जिसके अंदर बच्चे ही काम कर रहा हो, चाइल्ड सेंटर हो, और बच्चे ही उसके अंदर अपने मतलब बात को कह सके, क्योंकि हमें बच्चे का ही विकास करना है। हम प्राइमरी स्कूल में सिर्फ हमें सिखाना होता है, हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिखाना है। और प्रश्न नंबर 10, बच्चों की भाषा का आंकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। मतलब इसमें क्या है, बच्चों की भाषा का आंकलन मतलब हम बच्चों की जो भाषा होती है कि उसका हमें कि ये बच्चे को सही आई है नहीं आई है, कैसा प्रयोग कर रहा है, तो हम कैसे आंकलन करेंगे हम कि बच्चे को ने सीखी है नहीं सीखी है, जो हमने भाषा उसको सिखाई है, कैसे आंकलन कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। कि ऑप्शन नंबर 1 का मतलब क्या है, बच्चों की जो भाषा प्रयोग मतलब जब बच्चा बोल रहा होता है या अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम उसको देख सकते हैं कि बच्चा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, अपना उत्तर सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, या अपने जो वो कहना चाहता है, जो हकीकत में जो वो बोलना चाहता है उसी भाषा को सही रूप से कह पा रहा है नहीं पा रहा है वो। तो क्या है, अपनी भाषा का प्रयोग करना, उसको इसको बोलते हैं भाषा का प्रयोग करना अपना। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों से किताब पढ़ना। क्या हम सिर्फ भाषा इसलिए सिखाना चाहते हैं कि बच्चों को हम कभी भी क्लास में खड़े कर दें बच्चे सिर्फ किताब पढ़ ले? नहीं, हमें किताब पढ़ाने का कोई वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों से परियोजना कार्य करना। परियोजना कार्य के मतलब कि हमने बच्चों को कुछ सिखाया है तो वो परियोजना किसी प्रकार की कुछ कर सके, मतलब परियोजना की हमें भाई मात्राओं के बनवाना है या हमने अब वर्ण स्वर व्यंजन का बनाया तो वो उन परियोजना के अंदर कार्य करवाना, मतलब केवल वो कार्य कर सके। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। मतलब हम बच्चों की लिखित परीक्षा लेते हैं तो वो भाषा का सही रूप का प्रयोग कर सके, तो ये उद्देश्य है। नहीं, इसका जो सही बिल्कुल जो आंसर है वो यही है कि वो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। हम केवल क्या कहते हैं कि भाषा जब वो बच्चा प्रयोग करेगा तो हम तभी अवलोकन कर लेंगे, हम तभी देख लेंगे ये बच्चा सही बात कह रहा है नहीं कह रहा है, और अपने शब्द सही बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी ना ऐसे शब्द बोलते हैं, कुछ तोड़ मोड़ के बोलते हैं कि उनको ना समझ नहीं आते कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि क्या कह रहे हैं। तो हमारा स्कूल जाता है बच्चा, प्राइमरी में क्यों जाता है, इसलिए तो जाता है कि बच्चा बिल्कुल साफ बोलने लग गया है, जो बच्चे की बात थी वो बच्चे ने वही बात बता रहा है। शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।